बेटा घड़ी की और टाइम की बताएंगे, पहले इसको पकड़ो, थोड़ा दूर हो जाओ, धूप आएंगे, टाइम बताएंगे, घड़ी की है, घड़ी निकाली, सीधे रखो यार, बेटा थोड़ा इधर रखो ऐसे। धूप इधर से आ रही है, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, बेटा टाइम करीब 11:15 से 11:30 के बीच में हो रहा है। अरे चाचा, लेकिन एक बात बताओ, अगर रात में समय पूछ तो फिर क्या करते? रात में समय पूछोगे तो मैं इस घड़ी से बता दूंगा। तो यहाँ पे आपने बेटे की जो सवाल है वो आपने देखा, इसको खोल दे रहा, और चाचा का जो इंटेंशन, चाचा का जो मकसद है वो भी आपने देखा। इनका मकसद था सिर्फ टाइम जानना, लेकिन चाचा का जो मकसद था वो अपनी हुनर बताना। दोनों के दो अलग अलग मकसद थे, है ना। तो जब मकसद अलग अलग हो जाते हैं तो ही दिक्कत आती है। यहाँ तो खैर हार्मलेस था, बेटे को ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन आज की तारीख में ऐसे मॉडर्न चाचा हैं बहुत सारे जो अपने इंटेंशन की वजह से, अपनी हुनर दिखाने की वजह से बहुत सारा नुकसान कर देते हैं। एक पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है उसका मकसद होता है ठीक होना, लेकिन एक डॉक्टर जब पेशेंट को देखता है, क्या उसका मकसद होता है ठीक करना? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो ऐसे कुछ मॉडर्न चाचा से मैं आपको मिलाऊंगा जो जिनका इंटेंशन, जिनका मकसद वो नहीं है जिस मकसद से वो पेशेंट उसके पास गया है। ऐसे दो पेशेंट से मिलाता हूँ जो ऐसे मॉडर्न चाचा के पास गए थे और अब फिलहाल यहाँ पे हैं। प्रज्ञा और आशी हैं यहाँ पे। ठीक है, आशी आप हैं। आशी, ये प्रज्ञा आपके सामने है। बात है मार्च 2026 की, 2-4 महीने पहले की बात है। और प्रज्ञा अपने पेरेंट्स के साथ ऐसे मॉडर्न चाचा के पास गए और जाने के बाद मॉडर्न चाचा ने प्रज्ञा को बोल दिया, इनके पेरेंट्स को बोल दिया कि बच्चे को तो डायबिटीज़ टाइप 1 है और ज़िंदगी भर इंसुलिन पे रहेंगे, ज़िंदगी भर, फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ। ऐसे भी बोला था, हाँ। ज़रा सोच के देखिए, ये तो ठीक होने गए थे ना, लेकिन चाचा अपना हुनर दिखाएंगे। चाचा का जो पर्पस, जो मकसद है, वो वही मकसद नहीं है जो पेशेंट का मकसद है। पेशेंट का मकसद कुछ और है, मुझे ठीक होने के लिए जा रहा हूँ, ये सोच के वो गया। लेकिन वहाँ जो मॉडर्न चाचा है उसका मकसद कुछ और है। इंसुलिन की सेल बढ़े, हमारा भी मुनाफा बढ़े। वो कब बढ़ेगा? जब ये बच्चा लगातार कस्टमर बना रहेगा, जब तक कि बच्चे के अंदर जान है, तभी तो होगा ना। तो बड़ी दिखने वाली प्रॉब्लम का कोई आसान हल भी हो सकता है। अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले गांव के चाचा को कि आसानी से वो घड़ी देख के टाइम बता सकते थे, लेकिन घुमा फिरा के अपना हुनर दिखाने के लिए, क्योंकि उनका मकसद टाइम बताना नहीं था सिर्फ, उनका मकसद ये भी बताना था कि भाई मैं कुछ अलग हूँ, मैं आपसे ज़्यादा ज्ञानी हूँ, है ना। तो ठीक उसी तरह से इनके साथ हुआ। और पहले तो चुग हॉस्पिटल आप भिवानी गए 6 अप्रैल को, उसके बाद अप्रैल महीने में मेदांता हॉस्पिटल गए और वहाँ से 30 यूनिट इंसुलिन लेते थे। 30 यूनिट इंसुलिन की ज़िंदगी की शुरू हो गई। आपका उम्र कितना है अभी? 10 ईयर्स, है ना। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6th में पढ़ते हैं। 6th में पढ़ते हैं। 30 यूनिट इंसुलिन, माइक है। तो जो कहानी आपके मॉडर्न चाचा ने आपको बताई, थोड़ा सा अपना उस वक्त का, मार्च का, अप्रैल का, थोड़ा सा बताइए, अपने बारे में बताइए पहले। नमस्कार साथियों सभी को, मेरा नाम अभिषेक है, मैं भिवानी हरियाणा से हूँ। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, ऐसे ही मेरे को यानी ज़िंदगी में अचानक ही एकदम से, यानी जो कहते हैं ना दुर्घटना, वो होगी। और वो
दुर्घटना इतना भयानक रूप जब ले लेती है जब वो आपके बच्चों के साथ हो। तो वैसे ही मैं मेरी बेटी को लेकर गया भिवानी में चुप के पास, तो उन्होंने इसको डायग्नोज किया तो डायबिटिक बताया, बोले आपकी बेटी डायबिटिक है। ऐसे ही यानी थोड़ा एक बार तो शब्द सुना मैंने, लेकिन ये लगा हुआ चलो भाई थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, जैसे फीवर होता है वैसे होता है। लेकिन जैसे ही वो मेरे को बताते गए सारी चीज़ें, तो वो यानी एक किस्म से लाइफ लॉन्ग के लिए ऐसे होगा कि भी आपको इंसुलिन पे रखना पड़ेगा इसको। तो ऐसे करते करते 6 दिन 7 दिन उन्होंने रखा हॉस्पिटल में एडमिट इसको। उसके बाद मैं ज़बरदस्ती छुट्टी लेके आया, आपको ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो बोल रहे थे, वो पैनिक हो गए एकदम से। मैं बोला जी मैं सेकंड ओपिनियन लूँगा, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि भी इस तरीके से बच्ची को 10 साल की हो गई है, पहले बीच में कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब एकदम से ये क्या हुआ। तो वो पैनिक हो गए, बोले आप अपने आप को क्या समझते हो, मैंने इतनी मोटी किताबें पढ़ी हैं, ये यानी बहुत सारी चीज़ें जो कि हम एलोपैथी के बारे में सुनते आ रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि भी ये मेरा राइट है, मैं कहीं भी जाके अपने बच्चे को दिखा सकता हूँ, तो आप इमीडिएटली इसको डिस्चार्ज दें और मैं सेकंड ओपिनियन लूँगा। जैसे ही फिर मैंने 2 या 3 दिन इसको घर पे रखा, उसके बाद मैं फिर वही मेडिकल साइंस पे अंधा विश्वास, क्योंकि शुरू से हम भी एलोपैथी, ले बेटा ये है, ऐसे कर ले, डॉक्टर बनना है, ये करना है, ऐसे करके मैंने मेदांता में अपनी अपॉइंटमेंट बुक की बेटी की। तो फिर वहाँ लेके गया, उन्होंने इसका जो भी चार्ट दिया था वो सब फॉलो देख के 1 घंटे लगभग मैंने बात की वहाँ से डॉक्टर से। तो फिर उन्होंने भी मुझे यानी यही आंसर दिया कि भी आपको लाइफ लॉन्ग बेटी को इंसुलिन पे रखना पड़ेगा। तो मैंने उनको कहा कि भी देखो अभी छोटी है, डाइट फॉलो करेंगे, क्या पता छूट जाए। बोली नहीं, कुछ भी नहीं होगा, आपको लाइफ लॉन्ग इसको लेना ही पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, इसकी जो नाइट की जो बोलते हैं डोज, वो कभी भी नहीं मिस नहीं होनी चाहिए। तो ये करते करते हमने, हमारी फैमिली ने अपना ही लिया लगभग कि भाई ऐसा ही करना पड़ेगा, जैसे भी है वो इस पे मेहनत करते हैं डाइट पे, या फिर जो भी इसकी यानी कम हो जाए यूनिट, ऐसे करते करते फिर मैं एक बीच में बात भूल गया। जो ये एडमिट थी, जब मेरे एक फ्रेंड हैं, फैमिली फ्रेंड, उन्होंने डॉक्टर BRC सर की यानी वीडियो भेजी, तो मैं उनको देखने लगा। ऐसे ही रात भर इनकी वीडियो मैंने खूब देखी। लेकिन फिर मेरे मन में भी देखो ये आया कि भाई क्या पता, जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं इनका भी ऐसा कुछ हो। देखो मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ कि भाई ऐसा ही कुछ हो, वहाँ जाएं और हो कुछ और बातें कुछ हो। ऐसे करते करते फिर भी मैं डरता रहा कि भाई कभी ऐसे जाएं और मेरे को रिस्पॉन्स ऐसा ही मिले जो 2-3 डॉक्टर से मिला है। ऐसे करते करते मैंने इसको यानी फॉलो करता रहा। मैं 15 दिन के बाद फिर मैंने डॉक्टर साहब की यानी जो टाइम के अकॉर्डिंग इसको डाइट देना शुरू किया कि भाई ऐसे करना है, टाइम पे करना है। लेकिन कुछ चीज़ें मैं मिस भी की मैंने, जो यानी बाद में कैंप ज्वाइन करने के बाद कि वो उसमें मिस करता रहा। लेकिन मैं आपको सभी को ये बताना चाहता हूँ कि भी जो 4 टाइम इसको मैं इंसुलिन देता था, उसमें एक टाइम मेरा खुद का डिसीजन था बिकॉज ऑफ BRC सर डाइट, DIP डाइट जो मैंने फॉलो कर रहा था। तो एक जो यूनिट यानी 4 यूनिट मैं इसको रात को 8 बजे देता था, वो मैं खुद बंद कर दिया 15 दिन पहले। उसके बाद मैं कैंप ज्वाइन किया, क्योंकि इसकी छुट्टियां थी जून की, तो मैं छुट्टियों में अच्छे से डाइट फॉलो कर लेंगे इस करके। और छुट्टियों से पहले मैं फिर कैंप में गया मेरठ। तो मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ, मैं यानी उस दिन सपना ही था मेरे लिए। पहले ही दिन इसको कोई भी यूनिट नहीं थी और मैं और मेरी बेटी बगैर पंख के उठ रहे थे। मैं बता रहा हूँ, बगैर पंख के उठ रहे थे सभी के, यानी दोनों के दोनों वीडियो कॉल पे मदर्स को इसकी मदर को बताया, मेरी मदर को बताया, सबको बताया। 1 दिन गया, 2 दिन गया, आज 1.5 महीना हो गया है, लगभग 2 महीने। तो हम पंख से ही उठ रहे हैं और ये हमारा सपना जो एक बुरा हुआ था वो सच हो गया, अच्छा सपना। तो थैंक्स टू BRC सर एंड इनकी जो डाइट है और टीम है जो भी है, जैसे हमने कैंप में फॉलो किया सभी टीम ने। और 1 महीने के जो कैंप था उसके बाद जो भी टीम थी, डॉक्टर ललिता है, डॉक्टर जो भी मैडम जितने भी थे, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सभी से मैं अनुरोध करता हूँ कि भाई DIP डाइट इज़ द बेस्ट डाइट जो है खाने के लिए, वो DIP डाइट ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक छोटी सी चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, 2 बच्चे और हैं मेरे, उनको इन बिटवीन जो भी फीवर या फिर खांसी जुकाम जो भी हुआ, मैंने डॉक्टर साहब से वहाँ कैब में क्वेरी की थी, उनको ही फॉलो करके मैंने ठीक किया। एक सिंगल एलोपैथी शीशी या दवाई गोली कुछ भी नहीं ली मैंने,
ये देखो एक है कि भी इसको बोल सकते हैं हम कि भी एलोपैथी जीरो है। ये तो इनकी पिक्चर है अभी की 2018 की बात है। कलकत्ता मेडिकल हॉस्पिटल में गए, फिर हिंदुस्तान नर्सिंग होम में गए और ऐसे करते करते लगातार उनके 5 बार एफएनएसी हो गया और इनकी हालत और ख़राब हो गई, जो कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। बेटर है कि आपके साथ डॉक्टर करीम खान यहाँ पे हैं, जो हमारे डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक चलाते हैं। और डॉक्टर करीम खान के पास फाइनली 1 फरवरी 2025 में आया, यानी कितने साल बाद? 7 साल बाद। 7 साल हर जगह घूमते हुए। पहला एग्जाम्पल देखा था कुछ महीने में, दूसरा एग्जाम्पल देखा था 10 साल बाद, तीसरा एग्जाम्पल आ रहे हैं 7 साल का सफर तय करते हुए कई सारे हॉस्पिटल से। माइक है, आप बोलो थोड़ा। सभी को मैं नमस्कार। ये डॉक्टर मनीषा सरकार है। इनको 2019 में कैंसर का ऑपरेशन किया गया था गले में। दिखाइए, ये पूरा गला काटा गया, ये देखिए यहाँ से पूरा यहाँ तक काटे ये पूरा। तो फिर 2 साल बाद इनको दोबारा वो ग्रोथ आना शुरू हो। इधर नोट्स थे, 7 नोट्स थे, गांठ थे। तो डॉक्टर के पास फिर गए तो डॉक्टर ने बोले कि दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये बच्चे पहले से डरी हुई थी और भी डर गए, तो बोले मुझे ऑपरेशन नहीं कराना और पैसे का भी प्रॉब्लम था। उन्होंने पहले घर का ज़मीन बेच के ऑपरेशन कराए थे, फिर दोबारा बोले नहीं कराना। तो फिर 2025 में मेरे पास आए और मैंने उनको डीआरसी सर का DIP डाइट और जो ये टाइम एज मेडिसिन, उसके बाद फूड एज मेडिसिन, ये सब दिया। लोअर लेग हॉट वाटर, उसके बाद जो भी उनका प्रोटोकॉल है इससे। उसके बाद लीज थेरेपी भी कराया और ये धीरे धीरे 6 महीने में ठीक हो गए। तो थैंक यू डॉक्टर बीआरसी, थैंक यू। और ये जो है ऐसे जो जितने जैसे काम कर रहे हैं, ये एलोपैथी डॉक्टर भी जानते हैं कि उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। आप सर के बारे में तो बहुत कुछ बोलते हैं दूर से, लेकिन वो जानते हैं कि हमारे धोती खोलने वाला इंसान ही है। तो जैसे काम कर रहे हैं, हम लकी है कि हम उनके युग में, उनके पीरियड में हमारा जन्म ही है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, लोगों को मदद करने को मिला, ये हम लकी समझते हैं। तो सीमा जी बोलिए। सचिन जी हैं हमारे साथ, अभी इनको भी थैंक यू। आप कुछ बोलना चाहेंगे? थैंक यू डॉक्टर बीआरसी, थैंक यू डॉक्टर बीआरसी टीम, थैंक यू डॉक्टर करीम खान, थैंक यू डॉक्टर सचिन जैन, थैंक यू डॉक्टर सीमा मानिका। বাংলাতে বলতে পারবে, সবাই বোঝে বাংলা। आप बोल सकते हैं। हाँ, इन्होंने अपने ऊपर तो जो भी करना था सब DIP डाइट एंड सारे टाइम एज मेडिसिन, वाटर एज मेडिसिन, ये सब कुछ किया ही है। इसके अलावा जब रिजल्ट्स आने लगे तो उन्होंने CIM कोर्स किया एंड वो भी आपके टीम मेंबर है सर। ओके, वंडरफुल। इन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाया, ना केवल अपने आप को ठीक करके अपने को सेटिस्फाई किया, बल्कि क्यों ना वो पूरी ट्रेन लेके बाकी लोगों को भी इसमें हेल्प करें। और आप देख रहे हैं यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो डॉक्टर करीम ने कराया, लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, राइट। तो ये अगर हम इसको कंपेयर करें इस तरह से, जहाँ पे पहले गए थे कलकत्ता मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो बिल्डिंग इन कंपैरिजन टू जहाँ डॉक्टर करीम खान का क्लिनिक है, वो भी पिक्चर आपकी आंखों के सामने दिख रहा है ना। कोई भी पेशेंट जाता है तो सबसे पहले देखता है कितना बड़ा बिल्डिंग है, इतना बड़ा बिल्डिंग है तो मुझे तो ठीक कर ही देंगे, ये करीम खान के यहाँ जाएंगे, यहाँ तो ये इतना छोटा सा है तो मैं कैसे ठीक होंगी। लेकिन मनीषा सरकार ने ये नहीं सोचा, क्योंकि वो ऑलरेडी 6-7 साल से धक्के खाते हुए आ ही गए थे। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था उस वक्त, क्योंकि वो सोच रहे थे कि पहले सर्जरी करा लिया, 5 बार FNAC करा लिया, दोबारा से ग्रोथ आ गया। वो ग्रोथ जितनी बार सर्जरी करेंगे या जितनी बार बायोप्सी करेंगे, वो ग्रोथ उतनी बार आती जाएगी और पिछली बार से मोस्ट लाइकली वो ग्रोथ पहले से और तेज़ी से आती जाती है। ये समझना पड़ेगा। मान लो एक पौधा है, पौधे का पत्तों को आप समझते हैं कि ये ट्यूमर है,
उसको काट दो तो उस वक्त तो कट जाएगा, उस वक्त तो हट जाएगा, लेकिन कुछ दिन बाद जाएंगे तो वहीं पे एक और पत्ता मिलेगा ना, है ना। जितनी बार काटेंगे उतनी बार। तो काटना सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन है कि कॉज, कारण क्या था। तो डॉक्टर करीम खान ने कारण पे काम किया, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाया, हॉट वाटर इमर्शन देके, जो आप देख रहे हैं, और इसमें कितना खर्चा आया होगा, राइट। तो पहले का जो फोटो देखा आपने, पूरा ये ट्यूमर यानी कि डबल चिन टाइप दिख रहा था, और अभी तो सामने आप देख ही रहे, राइट। तो यहाँ पे फिर से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मनीषा जी यही कर लेती पहले दिन से ही, तो डॉक्टर करीम खान के यहाँ पे आना नहीं पड़ता, या 7 साल तक अपना वो लैंड वगैरह बेचना नहीं पड़ता। और अगर ये नहीं करती अभी भी, तो उसी जाल में फंसी रहती लंबे समय तक। ये तो ये देख, है ना। स्पेशली थैंक्स टू डॉक्टर BRC। आपसे जो सीखा है, हमने से कई सारे क्लिनिशियन हैं जिन्होंने बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीट कर पा रहे हैं, और हमारी टीम ने लगभग 1500 प्लस पेशेंट्स को ट्रीट करा। ये सब पॉसिबल हो सका था सिर्फ BRC सर की वजह से। वेरी थैंक्स टू ऑल। With sir's permission, one Krantikari Geet, just one paragraph I would like to present to all of you. बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग, ये न दब सकेंगे एक दिन, बनेंगे इनकलाब ये, गिरेंगे जुल्म की महल, बनेंगे फिर नवीन घर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत की यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है। एंड सर, आपके नॉलेज, आपके गाइडेंस से आई एम वेरी श्योर हम सब स्वर्ग को जमीन पर जरूर उतार लाएंगे। थैंक यू सो मच। मनीषा जी यहाँ तक आई और एक प्रेरणा बनी उन सबके लिए, एक एग्जाम्पल बनी जो अभी इस तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं। और सिर्फ अगर आपको उसका शो पीस की तरह रखना है तो ये टी शर्ट 500 रुपये में मिल जाएगा हमारे वेबसाइट में। ज़्यादा नेगोशिएट करेंगे तो थोड़ा पैसा 200 रुपये भी कर देंगे। तो खैर, नाउ इज द टाइम फॉर द बुक रिलीज। और हमारी बुक स्क्रीन प्लीज, हमारी बुक का रिलीज़ का समय हो गया, और बुक के रिलीज़ के लिए हमारे मिनिस्टर साहब यहाँ पे ऑलरेडी हैं, और बाकी हमारे डिग्निटरीज के लिए रचना को मैं Yes, sir. I would request Shri Kolse Patil ji, former High Court Judge, Mumbai, to please come up on the stage. I would also like to invite Shri R.R. Fulia ji, retired IAS officer, chairperson and vice chancellor, Shri Chaudhary Devilal University, Hisar, to please come up on the stage. I would also like to request Shri Avinash Chandra ji, IPS, Director General of Police Fire Service UP, requesting Deepak Batra ji, Chairman Dr. BRC Hospital, Gurugram, to please come up on the stage. Mohit, Chairman Dr. BRC Hospital, Vistar Vatika, Gurugram. Vinod Mittal ji, Chairman, Founder Dr. BRC Medical Academy and Wellness Center, Samalkha. Shri O.P. Gupta ji, Pro Vice Chancellor, Sridhar University, Rajasthan. Ms. Mohini Dwivedi, Mr. Bhanu Pratap, Shri Ashutosh Mittal ji. Then I would also like to invite Shri Anand Biradar ji, National President of International Naturopathy Organization. Ashutosh Mittal ji, Dr. Namita Gupta, Shri Prashant ji, Mrs. Neja Roy Chaudhary, Shri Vikas Roy Chaudhary, Srimati Leela Roy Chaudhary, and Dr. BRC himself to please come up on the stage. डॉक्टर अंतिम कुमार, आपको भी आना है। चले अपने बात हैं कि यहाँ पे लास्ट में दिए दीजिए। एक
तो इस तरह से करें। थोड़ा राउंड लेना पड़ेगा, तो पीछे हो जाओ, गोल कर दो, थोड़ा इस तरह वाइट। Thank you, all of you. ऐसे पेशेंट्स ठीक किए जो कि लाइलाज बोला गया है। तो मीडिया, ओपन टू द मीडिया, आप अपने सवाल जो मीडिया से आए हैं, नॉट फॉर द स्टूडेंट्स, वो अपने सवाल। हेलो सर, कहाँ पे आप? यहाँ सामने। मैं प्रज्ञा, नेशनल खबर से। ओके जी, मेरा सवाल सर, भाई शांत रहो यार। Please maintain silence. मेरा जी, मेरा सबसे पहला सवाल ये है सर कि अभी हमने तमाम पेशेंट्स यहाँ पर देखे, ऑटिज्म के पेशेंट्स देखे हैं, बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं, लेकिन नेचुरोपैथी की बात हो, एलोपैथी की आयुर्वेद की बात हो, तो इसमें ज़्यादातर ये कहा जाता है कि इसमें इमरजेंसी हैंडल नहीं हो सकती है, लॉन्ग टर्म चलने वाला ट्रीटमेंट है। आप इस पर क्या कहेंगे? और नेचुरोपैथी में या आयुर्वेद में या आपके पास क्या अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स हैं इस चीज़ के, इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए? तो आपका सवाल ये है कि आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में इमरजेंसी हैंडल नहीं हो सकता। जी जी। तो इमरजेंसी हैंडल किस चीज़ में हो सकता है? एलोपैथ में ज़्यादातर। आपका सवाल ये है कि आपका सवाल शुरुआती आप इससे कर रहे हैं कि एलोपैथ में हो सकता है हैंडल और आयुर्वेद में, नेचुरोपैथ में नहीं हो सकता। जी। ये सवाल मेरा भी आप सभी से है, आपको क्यों लगता है कि एलोपैथ में हो सकता है, तो किस चीज़ में हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि मान लो रोड में एक्सीडेंट होता है, राइट, और पेशेंट, वो विक्टिम जो है, उसको चोट लग गई, इतना ओवर ब्लीडिंग हो गई, 2-3 लीटर तो खून ही निकल गया, तो उसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप करेगा और वो बेहोश हो जाएगा। उसकी सिर फट गया है, उसके पैरों में चोटें हैं जिससे खून निकल रहा है, 1.5-2 लीटर निकल गया है, इसी को इमरजेंसी बोल रहे हैं आप? जी। ये इमरजेंसी सिचुएशन है। और ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में आपका जो सवाल है कि भाई एलोपैथी में तो इलाज है, आपके पास क्या है? ऐसे में पेशेंट एलोपैथी में जाएंगे, है ना, तब आप क्या कुछ कर लेंगे? तब पेशेंट जाएंगे, जाते हैं, लेकिन जाने के बाद कितने लोग जिंदा रहते हैं, ये सवाल आपने कभी पूछा, कभी देखा? कभी सुनने में ये बड़ा कंट्रोवर्शियल मेरा जवाब आपको लग रहा होगा, लेकिन अभी तक का जो ऑब्जर्वेशन स्टडीज है पूरे दुनिया की, जो लेजिटिमेट जर्नल की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे ये देखा गया है कि जब इस स्थिति में, जो स्थिति मैंने अभी आपको बताई, परिस्थिति समझ गए ना, कि पेशेंट को टक्कर हुआ और वो, उसको चोटें लगी, उसका सिर फट गया, ब्लीडिंग हो गया, ब्लड प्रेशर लो हो गया, वो तो बेहोशी हो गया। अब उसको उठा के ले कहाँ जाएं? आपका जो ऑब्वियस ये कि एलोपैथी में ले जाएंगे। तो क्यों ले जाएं? क्योंकि हमें लगता है कि उससे बचने के चांसेस ज़्यादा हैं, वहाँ बच ही जाएगा, यही है ना। लेकिन क्या आपने देखा है, अगर ले गए और नहीं ले जा पाए, किसके बचने के चांस ज़्यादा होगा? इस पे कई सारी स्टडीज हुई हैं। हमारे देश में तो अगर एम्बुलेंस आता ही 1-2 घंटे बाद, तब तक जो होना है हो ही जाएगा, है ना, वो तो छोड़ ही दो। लेकिन ऐसे देश हैं जहाँ पे मैक्सिमम टाइम लिमिट है 8 मिनट के अंदर आपको एम्बुलेंस, मतलब इस तरह से पोजीशन है जैसे आप यहाँ पे हुआ ना, कौन सा ब्लिंकिट, तो वहाँ पे वही है कि 8 मिनट में किसी भी कोने में देश के जो एडवांस कंट्री है, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो द विक्टिम हैज टू बी इन द हॉस्पिटल इन आईसीयू, मतलब तो हो ही जाना चाहिए। ऐसा उनका पूरा सिस्टम बना हुआ है। तो वो उन लोगों ने जब भी, और बहुत रिसेंट वाले भी हैं मेरे पास जर्नल में, कि भाई जब नहीं ले जा पाए या बहुत लेट ले जा पाए इन कंपैरिजन टू जब जल्दी ले जा पाए, तो ये देखा गया है कि जब जल्दी पेशेंट को ले जाते हैं, विक्टिम को, इन दिस केस इंजर्ड विक्टिम को, जिनका ब्लड लॉस हो गया, तो उनके मरने के चांसेस उल्टा और बढ़ जाते हैं। इट मस्ट बी शॉकिंग टू यू, लेकिन बढ़ क्यों जाते हैं? इस पे इन्वेस्टिगेट किया
क्योंकि जब ले जाते हैं तो वो बेहोश पड़ा होता है, उसके एयरवे को फ्री करने के लिए इंट्यूबेशन करते हैं। ये जो इंट्यूबेशन का प्रोसेस होता है वो प्रोसेस इटसेल्फ इस तरह से बैलूनिंग है, कुछ देर के लिए उसकी सांसें रुक जाएगी। एक तो पहले ही सांसें कम आ रही, कुछ देर के लिए रुक देंगे तो वो एक डिसएडवांटेज है। दूसरा आईवी फ्लूइड चढ़ाते हैं, तो आईवी फ्लूइड चढ़ाते ही पूरा होमोस्टेसिस ऑलरेडी बिगड़ जाता है। जब ब्लड लॉस हो रहा है तो बॉडी एक इमरजेंसी मोड में आ जाता है, जिसे फाइट एंड फ्लाइट सिंड्रोम बोलते हैं, और बॉडी अपने जो क्रूशल ऑर्गन्स हैं जैसे हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, सारा खून वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करता है, और बाकी उतने क्रूशल ऑर्गन जो नहीं है तो उसमें थोड़ा कम खून भी चल जाएगा। जैसे पैर है, हाथ है, तो मतलब अगर हाथ में खून थोड़ा कम भी चला गया तो मरने नहीं वाला इंसान। लेकिन जैसे आईवी फ्लूइड लगाते हैं तो वो जो बॉडी का जो इमरजेंसी सिस्टम काम कर रहा है उस इंसान को जिंदा रखने के लिए वो स्विच ऑफ हो गया। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि आईवी फ्लूइड इटसेल्फ कैन बी अ रीजन फॉर द पर्सन जो अदरवाइज जिंदा रह जाता, इन स्पाइट ऑफ द ब्लड लॉस वो जिंदा नहीं भी रह सकता है। तो इस तरह से जो इमरजेंसी में 2-4 चीजें की जाती हैं, तो जैसे मान लो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया जाता है, ये तीसरी चीज कर देते हैं, तो ये तीनों के कॉम्बिनेशन से वो इंसान को बचाना और मुश्किल हो जाता है। ये मैं तो बोल ही रहा हूँ खैर, लेकिन ये जर्नल का रिपोर्ट है। कई बार तो आपके जो सवाल का पहला पार्ट पढ़ा दीजिए कि एलोपैथी में ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं इसलिए क्योंकि वो ज्यादा हैं यहाँ पे। अगर कोई आयुर्वेद में ले जाना भी चाहेगा तो है ही नहीं ना, क्योंकि वो है नहीं तो लेके कैसे जाओगे आप, है ना। तो यहाँ का जो परिस्थिति ऐसी बनाई हुई है कि 99% ऑफ द बजट इज फॉर एलोपैथी, तो जाहिर सी बात है वो चीज हर जगह होगी। आप कुछ कर रहे हैं इस चीज के लिए? हाँ, अब आते हैं हमारे इस पे, हम ये कर रहे हैं कि हैंडलिंग इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट एंड पेन मैनेजमेंट, इस पे हमने अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। आप में से कुछ लोग तो यहाँ पार्टिसिपेंट भी आए हैं, ये है ना, और ऑनगोइंग है अभी ये। और ये ट्रेनिंग जो सेंटर है हमारा डॉक्टर बीआरसी मेडिकल एकेडमी, ये समाल खां में है। समाल खां के इस ट्रेनिंग सेंटर के जो चेयरमैन है विनोद बंसल जी, बड़े बड़े दिखने वाले जो मेडिकल इमरजेंसीज हैं उनके आसान उपाय। सो यहाँ पे विनोद बंसल जी हैं और यही चेयरमैन है उस ट्रेनिंग सेंटर का। थैंक यू सर। तो ये शुरू किया है, और रहा सवाल जो आपके दिमाग में डाउट है, सभी के दिमाग में क्या इमरजेंसी हैंडल हो सकती है, आप कभी ट्रेनिंग सेंटर आके देखिए कि अलग अलग तरह से अगर कोई बेहोश हो जाता है, किसी को कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, किसी को चोटें लग जाती है, किसी को सांसें नहीं आ रही हैं, किसी का सिर फूट जाता है, यही सब होगा। किसी को सीजर आ गया, फिट्स आ गया तो एलोपैथी वाले क्या करेंगे, वो इंतजार करेंगे कब खत्म हो। लेकिन हम क्या करेंगे, आप कोई भी तीखी चीज उसे जैसे सुनाएंगे फिट वहीं पे हॉल्ट हो जाएगा, इट हैज टू हॉल्ट। तो इतना ही तो बताना है। एलोपैथी वाला इंतजार करेंगे तो फिर जब खत्म होगा तब हम देखेंगे, हम तीखी चीज सुना देंगे और हॉल्ट हो जाएगा उसी वक्त। तो इस तरह से बड़े दिखने, जैसे मान लो कोई हार्ट अटैक होगा तो क्या करेंगे, उसी वक्त उसको अदरक चबाने को बोलेंगे, एंजाइना पेन धीरे धीरे कम होता है। दीज आर ऑल एविडेंस बेस्ड, है ना। इस तरह से हमने पूरे 52 अलग अलग मेडिकल कंडीशन के इमीडिएट प्रोटोकॉल हमने बनाया जो इमीडिएटली। और रहा सवाल ये कितना इफेक्टिव होगा, उसका एक नमूना मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको हैरानी होगी। डॉक्टर अंतिम जैन यहाँ पे हैं, बाहर गए, ठीक है आने दीजिए। हाँ, तो खैर आने दीजिए उनको, फिर इस पर बात करेंगे हम कि ऐसे ऐसे इमरजेंसीज हैं जो एलोपैथी वाले कभी सोच नहीं सकते। और वो सर, सर मेरा क्वेश्चन है, हाँ जैसा कि लोग भी समझ रहे हैं और लोगों को समझ भी आने लग गया है। मेरा नाम राजेश आर्य, मैं बड़ी चलो न्यूज़ से हूँ। ऐसा लगने लगा है एलोपैथी लॉबी से आपका 36 का आंकड़ा हो गया है। इतनी बड़ी लॉबी है कि अच्छे खासे लोगों को इस लॉबी से पंगा लेने में डर लगता है। आपके ऊपर सुना है कई बार केसेस भी हुए हैं, आपको ये डर क्यों नहीं है? क्यों आप इस लॉबी से लगातार इस तरह का पंगा ले रहे हैं? देखिए, ये बात तो सच है कि एलोपैथी लॉबी इज द बिगेस्ट लॉबी। अगर हम पावर की बात करें, पैसे की बात करें, सबसे बड़ी लॉबी तो है ही। लेकिन रोज रोज नहीं मरना ना, एक दिन तो मरना ही है सभी को, है ना। डर डर के रोज रोज क्यों मरना। दूसरी बात, जो लोग पंगा नहीं ले रहे हैं, मान लो जो लोग सच नहीं बोल रहे हैं, तो वो कौन सा हमेशा जिंदा रहने वाला है ना, वो लोग नहीं रहने वाले। और तीसरी बड़ी बात, क्या पता उन्हें डर लग रहा हो, कौन सी बोल का खोल दे आज, है ना। उनके भी 2 ही हाथ है, 2 पैर है, उन्हें भी भूख लगती होगी, है ना।
तो उनके अगर गलतियाँ तो उन्होंने की है, तो जो भी सच है वो लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है। और अभी तक भी हम जिंदा हैं तो कुछ अच्छे लोग रहे होंगे जिन्होंने समाज को इस लायक बनाया कि हम जिंदा हैं। तो आज का समाज तो हमारे हाथ में है, तो कुछ ना कुछ। डॉक्टर साहब एक सवाल मेरा भी था, मैं सुमित आजाद ग्लोबी न्यूज़ से। आपने 2021 में हिम्स हॉस्पिटल्स में कैंप लगाने शुरू किए थे। आजकल हम देख रहे हैं आपके वहाँ पर कैंप नहीं लगते हैं, क्या आपने हिम्स हॉस्पिटल छोड़ दिया है? देखिए 2021 में हिम्स हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेस की शुरुआत की थी मैंने आचार्य मनीष जी के साथ, इस सोच के साथ कि पेशेंट सेंट्रिक इलाज होना चाहिए। पेशेंट अगर आता है, जैसे आपने देखा हमारे पूरी टीम है यहाँ पे, इनके पेशेंट भी देखे और बार बार हमने अपने चैनल्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू देखा कि किस तरह से बड़े दिखने वाली बीमारी किस तरह से आसानी से ठीक करते हैं। बहुत ही वही किया जो वैसे भी कोई घर पे भी कर सकता है इजीली, है ना। लेकिन सेटिस्फैक्शन होती जो आसपास मिलते हैं, जैसे अभी मिल रहे हैं, आपको भी सेटिस्फैक्शन हो रही है जब सामने आप देख रहे हैं। हम में से यहाँ पे तो हमारे क्लिनिशियंस हैं जिनका रोज का काम है इस तरह से पेशेंट्स को ठीक करना। जो क्लिनिशियंस हैं एक बार हाथ रेज करें तो आप देख रहे हैं ये तो अधिकतर क्लिनिशियन है। एवरी सिंगल डे आपके पास ऐसे बच्चे आते हैं या इस तरह के केसेस आते हैं और आसानी से आप इसको ठीक कर देते हैं। वही डाइट, वही टाइम एज मेडिसिन जो आपने अभी जिक्र भी किया और आपने उसका रिजल्ट भी देखा। अभी अगर दोबारा से उसी मॉडर्न चाचा के पास पहुंच जाएंगे कि भाई देख लीजिए मेरे तो बच्चा ठीक हो गया है, राइट, तो बोलेंगे ऐसे नहीं कि खुश हो जाएंगे वो कि बताओ कैसे ठीक हो, बाकी बच्चों को भी हम बताएंगे। वो बोलेंगे हनीमून पीरियड है ये, ऐसे ही बोलेंगे ना। हाँ, तो आप बोलिए हनीमून पीरियड ये कब तक चलेगा? ये ज़िंदगी भर हनीमून पीरियड ही चलेगा, यानी कि दोबारा कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सवाल ये है कि आप बाई चांस 2-3 महीने के अंदर या कुछ दिनों के अंदर ही हमारे पास मई महीने तक आ गए, बाई चांस की बात है। सोच के देखिए अगर बाई चांस नहीं होता, जैसा कि आशी के केस में हुआ। आशी का केस अगर हम देखें यहाँ पे, आशी गुप्ता 12 साल 2015 दिसंबर 2015 चाइल्ड सेंटर लाजपत नगर यहाँ आप पहुँचे, है ना। और तब इनका तो इंसुलिन डायबिटीज़ टाइप 1 इनके मुकाबले बहुत छोटा सा मैं मानूंगा, क्योंकि इंसुलिन दे दो बाकी सब तो नॉर्मल ही है ना। इनका केस अगर कंपेयर करें, आप बताइएगा कि आज से कब 11 साल पहले की बात है, तब आशी कितने साल की होगी? नहीं, तब उस वक्त 2.5 साल की थी ना। जब 2.5 साल की थी कि बच्चे को HHH सिंड्रोम एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डिजीज़ है और वो ये भी कि कभी ठीक हो ही नहीं सकता, मान लिया, है ना। सोच के देखिए ऐसे पेरेंट्स के ऊपर किस तरह का एक मेंटल ट्रॉमा जाएगा जब अपने बच्चे के लिए कोई ये सुने और वो ये भी बोले। और ये HHH सिंड्रोम क्या है? फिट्स पड़ना, डेवलपमेंटल डिले, हाइपर एक्टिविटी सिर्फ एक शब्द नहीं है, इस बात को समझें आप। हमारे क्लिनिशियन जो उनको तो पता है, लेकिन बाकियों के लिए भी कि हाइपर एक्टिविटी का मतलब है कि बच्चे का बॉडी और बंदर की आत्मा। सोच के देखिए अगर यहाँ एक बंदर हमारे बीच में बैठा होता कोई, या यहाँ खड़ा होता तो क्या होता? वो हो सकता है ये माइक उठा के फेंक, हो सकता है वहाँ जाके कूद के बैठ जाए, हो सकता है किसी का चश्मा निकाल दे। दैट इज़ कॉल्ड हाइपर एक्टिविटी, उसी को हाइपर एक्टिविटी बोलते हैं। मतलब वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। इमेजिन करने के लिए एक कमरे में आपको बंद कर दिया जाए, उसी कमरे में बंदर को भी डाल दिया जाए, दैट इज़ हाइपर एक्टिविटी, ठीक है ना। तो पुअर अंडरस्टैंडिंग, पुअर सोशलाइजेशन, पुअर कम्युनिकेशन, सीजर पढ़ना, फिट्स पढ़ना। फिट्स जब पढ़ता है, जिनके अपनों को फिट्स पड़ा है उनकी उस वक्त आत्मा ऐसे जैसे कि मानो निकल ही जाएगी, ये समझते हैं ना। लेकिन बोला क्या गया, थोड़ी सी आप को जो बोला गया 2015 की बात है और हमसे मुलाकात हुई हमारी टीम से, डॉक्टर नमिता यहाँ पे, उनसे अगस्त 2025, यानी कि कितने साल बाद? 10 साल। यानी कि 10 साल इन्होंने बहुत सारे मॉडर्न चाचा के चक्कर काटते रहे। और आप बात कर रहे थे सेकंड ओपिनियन की, राइट। एक सांबा, एक कालिया, सेकंड ओपिनियन क्या हो सकता है? सेम ही होगा ना, है ना। आपको भी सेटिस्फैक्शन मिल जाता है कि मैं तो सेकंड ओपिनियन, लेकिन लिया किससे? सांबा जो बोलेगा कालिया वही बोलेगा ना। सांबा के पास जाएंगे वो भी आपको लूटेगा तो कालिया भी लूटेगा, है ना। तो सेकंड ओपिनियन लिया, लेकिन लिया किससे भी तो देखना ना। सेम फर्टिलिटीज लिया तो सेम ही आंसर आएगा ना। थोड़ा सा आप बताइए ये सब कुछ हम क्यों समझने की कोशिश कर रहे हैं? वही वाली चाचा वाली बात कि बड़ी दिख रही है प्रॉब्लम, ऐसा लग रहा है, लेकिन सोल्यूशन बहुत आसान हो सकता है, घर पे हो सकता है। आपके केस में तो आप कैंप में आए थे,
आपके देश का कैंप में आए थे, लालगढ़ आए थे ना? थोड़ा सा बताइए, ये माइक ले लीजिए। हेलो, मेरा नाम दीपक गुप्ता है, मैं यूपी मैनपुरी का रहने वाला हूँ। मेरी बेटी 11 साल की जब हो चुकी थी तब मेरे डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई, और 11 साल तक होने तक आप समझ सकते हैं एलोपैथी में मैंने सारी जगह, सभी डॉक्टर, सभी क्लिनिक, सब जगह हाथ पैर मार लिए। और रिजल्ट हाइपर एक्टिव का मतलब आप लोग समझ चुके हैं कि बंदर की आत्मा, इधर उधर घूमना, शैतानी करना और सब हरकतें आप समझ सकते हैं। इस समय आपके सामने शांति से खड़ी हुई है मेरी बेटी। अगर हम आपको पुराने वीडियोस के दिखाएं तो बिल्कुल भी इधर उधर भागना, दौड़ना, घूमना फिरना समझ में नहीं आता था कि हम इसको कहाँ ले जाएं। कहीं भी समाज में जाने में, मिलने में, जुलने में बड़ा इरिटेशन सी लगती थी। 1 साल पहले सर से मेरी मुलाकात हुई, उससे पहले मेरी किस किस से मुलाकात हुई आप समझ सकते हैं। एलोपैथी में सब बुरा हाल हो चुका था, चूँकि परंपरागत तरीके से एलोपैथी में लोगों का जो भरोसा होता है ना, तो वही चलता चला आ रहा था कि वही डॉक्टर सही कर देंगे, दवा ले लेंगे, खा लेंगे, पी लेंगे, ठीक हो जाएंगे। अनाप शनाप पैसे और सब कुछ सारे अस्पतालों में कर डाला, रिजल्ट हाथ में 0। और जब सर से मुलाकात हुई और उन्होंने जो ट्रीटमेंट बताया, और जब ट्रीटमेंट में दिया क्या, DIP डाइट, मतलब वो सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं। धूप, हरी घास, 0 वोल्ट थेरेपी, वो सब चीज़ें दे रहे हैं सर, जिससे बच्चा हमारा बिल्कुल फ्री में ठीक हो रहा है। और दिमाग में क्या चलता था कि एलोपैथी में जाएंगे, डॉक्टर सुई लगाएगा या कुछ दवा दे देगा तो तुरंत बच्चा ठीक हो जाएगा, 1 महीने, 6 महीने, साल में हो जाएगा। इंतजारी करते 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 10 साल बिता दिए। सर से अगर हम मतलब 1 साल के इम्प्रूवमेंट के बाद आज ये लगता है कि सर से अगर हम काफ़ी पहले मिल लिए होते तो मेरा बच्चा बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट कवर कर गया होता। मैं आपको अपना एक हिस्ट्री में केस और बताना चाहता हूँ कि आज से करीब 18 से 20 साल पहले जब सर से मुलाकात हुई नहीं थी, एलोपैथी में पूरा भरोसा रहता था। रिजल्ट क्या था, हमारे पिताजी को लीवर ख़राब हो गया था। लीवर ख़राब होने की वजह से डॉक्टर के पास गए और एलोपैथी में वही परंपरागत जो आप समझ सकते हैं क्या हुआ कि उन्होंने कम से कम 35-40 लाख रुपए लिया, मेरे पिताजी का पूरा पेट खोल दिया, और साथ में आपको हम दिखाना चाहेंगे, ये देखिए पूरा पेट मेरा फला हुआ है। ये हाल एलोपैथी का है। भरमुठी पैसा दे दो, आप कितना भी पैसा दे दो, वहाँ आपके पास 50 लाख हो, 50 करोड़ हो, कोई दिक्कत नहीं। सर के यहाँ सारा इलाज निःशुल्क, वो भी प्राकृतिक तरीके से। तो हम तो सैल्यूट करते हैं कि सर बिगर मतलब निस्वार्थ भाव से बच्चे को मेरे ठीक कर रहे हैं, और इंडिया के वर्ल्ड के सारे बच्चों को मतलब घर बैठे सबके घर में धूप फ्री में, ग्राउंडिंग फ्री में, सब चीज़ 0 वोल्ट थेरेपी फ्री में, DIP डाइट बिल्कुल घर का खाना, साफ सुथरा खाना, फल फ्रूट, वो सब चीज़ें। तो अगर सर से हम आज से पहले 20 साल पहले मिले होते तो हम तो समझ लो 35-40 लाख रुपये उस समय बचा लिए होते,